गुड इवनिंग विद्यार्थियों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करते हुए क्लास स्टार्ट कर दिया जाए। ओके बेटा, देखिए आवाज वॉइस सब क्लियर है? ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है? देखिए, इस मानव जनन है। मानव जनन में हमने पिछली क्लास में नर जनन तंत्र पढ़ा था और आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। और मादा जनन तंत्र में सबसे पहले आपको जो तंत्र है, मैं हर बार बताता हूं कि तंत्र का मतलब ये हो जाएगा बहुत सारे आर्गन अंग मिलकर के काम को संपन्न करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से भाग हैं जो जनन में भागीदारी निभाते हैं। जनन माने किसी भी शिशु के जन्म में, ठीक है, या उसके पालन पोषण में। ठीक है, तो ये सारी बात हम लोग जानेंगे। और इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन मैं बता दूंगा कि क्या क्वेश्चन आता है। हमेशा क्वेश्चन जो होता है इसका एक डायग्राम आता है चित्र बनाने के लिए, इसको मैं बताऊंगा। जैसे देखिए चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम क्या है? ठीक है, चैप्टर का नाम भैया क्या है? सुनो, चैप्टर का नाम है मानव जनन। मानव जनन है। और आज का अपना टॉपिक क्या है? ठीक है, आज का अपना टॉपिक है मादा जनन तंत्र। ठीक है, आज का अपना ये टॉपिक, इसको हमको पढ़ना। तो देखिए इसमें कौन कौन से भाग आते हैं, कौन कौन से इसमें भाग आते हैं मैं आपको बता देता हूं। हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। पहला नंबर, ठीक है ना, पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे ओवरी। क्या पढ़ेंगे? ओवरी, ठीक है ना, या इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। ठीक, पहला नंबर ये जो है ये प्राथमिक अंग माना जाता है। क्या? ये मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग है। ठीक है, प्राथमिक अंग माना जाता है। ठीक भैया, मेन। दूसरा नंबर आए तो दूसरा नंबर में क्या आ जाएगा? अंडवाहिनियां। अंडवाहिनियां, ठीक है ना, अंडवाहिनियां आ जाएगी। ठीक, तीसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है, गर्भाशय। गर्भाशय भैया, ठीक, यूट्रस। चौथा नंबर हम लोग पढ़ेंगे ग्रीवा। क्या पढ़ेंगे? ग्रीवा। पांचवा नंबर भैया पढ़ेंगे हम लोग योनि। ठीक है ना, और देखिए छठवां नंबर हम लोग पढ़ेंगे, 6 नंबर, ठीक है, बाह्य ज्ञानेंद्रियां। बाह्य ज्ञानेंद्रिय। इतने भाग हमको पढ़ना है। ठीक है, एक एक बात को मैं बताता हूं, सुनिए। ये है स्त्री सोनी प्रदेश का। सोनी, देखिए सोनी मतलब हमने बताया था कि जहां पर जिस भाग पे दोनों पैर की हड्डियां आकर के जुड़ती हैं, अर्थात कमर वाले, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन या सोनी भाग बोलते हैं। ठीक है, तो कहता है कि जो मादा जनन तंत्र है वो पेल्विस रीजन में पाया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, जैसे पुरुष का टेस्टिल होता है, पुरुष में टेस्टिल जैसे होता है, उसी प्रकार इसमें एक जोड़ी ओवरी होता है। ठीक, दूसरी बात, जो टेस्टिल होता है, विषण होता है, वो शरीर के बाहर होता है। इससे पहले हमने बताया था कि शरीर में सबसे, पूरे बॉडी में पुरुष के सबसे कम टेम्परेचर किसका होता है? वो होता है विषण का। ये बात होता है। और उदर के नीचे यानी शरीर से बाहर पाया जाता है। यहां पे जो ओवरी वाला भाग है ये उदर में पाया जाता है।
ठीक है, उदर में, और उदर के दाएं और बाएं भाग में होता है। ठीक, तो इस डायग्राम पे हम लोग पहले पूरा देखेंगे कि राजश्रोणी प्रदेश का ये जनन तंत्र है, जो एक आरेख काट है, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। देखिए आरेख काट ऐसे कट करके इसको जब देखते हैं तो पहला देखिए इसमें जो भाग है आपका, कैसे कैसे इसमें ये वाला जो भाग है, यहां से ये देखो ये नलिका निकलती है, ऐसे निकल करके आती है, जिसे हम लोग मूत्राशय बोलते हैं। गर्भाशय होता है, गर्भाशय एक होता है, ठीक है। जघन संघन होता है, ये उसके ऊपरी भाग होता है, ठीक है। मूत्र मार्ग होता है, ठीक है, ये है मूत्र मार्ग। और भग शेष होता है, ये योनि में पाया जाता है। बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ और योनि द्वार, ठीक है। ये पूरा जो भाग है या बाह्य जननेंद्रियों में होता है, ठीक है। इस डायग्राम को देखिए तो आपको इसके जो काट है, इस काट में जो भाग है इसका ओवरी भाग नहीं दिखाया गया है। इसका ओवरी का जो भाग है उस पे डायग्राम बनाने के लिए आता है। जो डायग्राम बनाने के लिए आता है उस भाग को हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। कौन कौन सा भाग है देख लीजिए, ये, ठीक है, ये है आरेख। सुनिए, ये वाला डायग्राम हमेशा पूछा जाता है। इस डायग्राम पे हम लोग क्या क्या बात करेंगे और कैसे बात करेंगे इस पे देख लीजिए। ये जो है ये दाएं और बाएं देख लो, ठीक है। दाएं और बाएं भाग में ओवरी होता है। क्या होता है? ओवरी, जिसे ओवरी या अंडाशय के नाम से जानते हैं, ठीक है जी, अंडाशय या ओवरी, ठीक। ये जोड़े में होते हैं, दाएं और बाएं भाग में स्थित होते हैं, ठीक। और इसी ओवरी से क्या निकलता है? ओवम निकलता है। सुनिए, ये ओवरी से ओवम निकलता है। क्या निकलता है? एक बात समझ लेंगे, ओवरी से ओवम निकलता है। ओवम क्या होता है? ओवम को बोलते हैं हम लोग हिंदी में अंडाणु, ना भैया, ठीक। और यहां पे फिर फोकस करेंगे, ये ओवरी से दो ओवरी है, तो आपके मन में ये आएगा कि क्या इससे और इससे दो ओवम निकलते हैं? नहीं। एक बात समझिए, जो साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, एमसी जिसे कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक महीना इधर से, एक महीना इधर से, ठीक है। मतलब एक फिर एक फिर एक फिर एक, मतलब अलग अलग, एक महीने इधर से आएगा तो एक महीने इधर से आएगा। ध्यान से सुनना है, दोनों साथ साथ कभी भी ओवम का विमोचन नहीं करते हैं, ठीक। एक महीना इधर चालू रहेगा तो एक महीना इधर चालू रहेगा, ये बात आपको समझना। ओवरी से क्या निकलता है? ओवम अंडाणु निकलता है। प्रत्येक महीने में एक ओवम निकलता है। कितना? एक ओवम। ये बात आपको समझना है, कितना? एक ओवम निकलता है। और यही ओवम आगे चल करके फर्टिलाइजेशन करता है, निषेचन। इसीलिए देखिए एक क्वेश्चन पूछा, निषेचन कहां पर होता है, ठीक। यहां पे देखिए ये जो भाग है, यहां से स्टार्ट करके हम लोग यहां तक आएंगे। ये वाला यहां से 10 से, ये है 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबाई, इसको हम लोग अंडवाहिनियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनियां। तो अंडवाहिनियां जो भाग है, यहां पर देखिए ये झालर होता है। क्या होता है? फिम्बरी या झालर बोलते हैं। दोनों तरफ झालर ये लगे होते हैं। अब देखो, जब ओवम निकलता है, मान लो यहां से ओवम निकला, तो ये झालर क्या करते हैं? हमेशा इसे मूवमेंट करते रहते हैं। अगर इधर से निकलना है तो ये वाला मूवमेंट करेगा, ये शांत रहे, ठीक है, ये वाला शांत रहे। जब उधर से निकलना होगा वो मूवमेंट करेगा ऐसे। तो जैसे ये ओवम का विमोचन होता है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे रजोधर्म में, एमसी में पढ़ेंगे कि ये ओवम कैसे निकलता है, पहले क्या होता है, कौन से हार्मोन्स इसको विमोचन करते हैं, वो सारी बात वहां पे करेंगे। यहाँ पूरा अंगों के बारे में आपको समझना है, ताकि जब हम एमसी पढ़ाएंगे तब आपको ये पता हो जाएगा कि कहां से निकल रहा है, कौन से हार्मोन। इसमें इसके अंदर, ओवरी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना। ये ओवरी है, ओवरी के अंदर हार्मोन्स भी होता है। और
ओवम के विमोचन में वो कार्य करता है। सुनिए, तो ये बाहर ऐसे निकल जाता है, जैसे ही विमोचन करता है ये फिम्बरी ऐसे ऐसे करते रहते हैं और ओवम को ऐसे पकड़ लेते। कभी कभी इसी फिम्बरी के या झालर की वजह से ओवम, महिलाओं में एमसी तो होता है, एमसी होता है, लेकिन उनकी संतान नहीं होती। कहां पे गड़बड़ी हो जाती है? इस फिम्बरी में, झालर में। अगर ये ऐसे करके ना पकड़ पाएगा, ये ओवम को नहीं पकड़ पाएगा, तो ये ओवम यहां पे कीप पर नहीं आ पाएगा। अगर यहां पे नहीं आ पाएगा तो कभी भी फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहां भी गड़बड़ी हो जाती है। जो ऐसे दंपत्ति जिनके संतान नहीं होती है, तो यहां पे भी गड़बड़ी होती है। सुनिए, अब दूसरी बात क्या होता है, जैसे ये पकड़ लेता है ओवम को, ओवम जो होता है बेटा हमेशा एन टाइप होता है, मतलब हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड नंबर होता है। मतलब हम लोगों का जो अगुणित बोलते हैं, अगुणित सेल होती है। मतलब भैया अगुणित का मतलब ये होता है कि हम लोगों की बॉडी के प्रत्येक सेलों में 2n नंबर अर्थात 46 क्रोमोसोम होता है, लेकिन इसमें 23 क्रोमोसोम होता है। सोचिए, ये फिर आगे यहां बढ़ता है, एम्पूला की तरफ जाता है, थोड़ा सा फूला हुआ भाग, और फिर यहां पे आकर ये संकीर्ण पथ पर ऐसे ऐसे इसकी साइकिल चलती रहती है और ये निकल करके यहां पर आ जाता है। समझ, यहां पर आ जाता है। जैसे यहां पे आता है, सुनिएगा, उसी के साथ साथ ये जो गर्भाशय है, इसके आगे जाएंगे जी, ये हो जाएगा गर्भाशय। गर्भाशय एक होता है, ये देखो जोड़े में होता है। ठीक है, तो ये जो संकीर्ण पथ है, देखिए संकीर्ण पथ पर जैसे ओवम आता है, उसी समय अगर संभोग के समय स्पर्म आ गया, ठीक है ना, स्पर्म ऐसे इधर जाता है और इधर भी, दोनों तरफ जाता है। ठीक है, अब स्पर्म इधर आ गया तो इसे संकीर्ण पथ पर इससे दोनों से फ्यूज हो जाता है। फ्यूजन मतलब जुड़ना। ठीक है, जैसे ये जुड़ जाता है यहां पर, इसी दशा को हम लोग बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। ठीक है, निषेचन यहां पे संपन्न होता है, या इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहां पे होगा। देखिए, अब दो फर्टिलाइजेशन आपको पता होगा, एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है आंतरिक। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहां पे मनुष्य में क्या हो रहा है? इंटरनल हो रहा है। जब मैं देखिए, बाह्य निषेचन, निषेचन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमिट। ये गैमिट है जी, ठीक है, ये हैप्लॉइड है, गैमिट है, स्पर्म भी गैमिट है। जब मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज होता है तो उसी कंडीशन को निषेचन कहते हैं। अब कौन सा निषेचन हो रहा, कहां पर हो रहा है? तो बताया निषेचन जो होता है ये कहां पर होता है? ये डक्ट वाहिनियों में अर्थात संकीर्ण पथ पर होता है। कहां पे होता है? संकीर्ण पथ पर होता है। तो यहां पे आप जाएंगे कि फर्टिलाइजर संकीर्ण पथ पे ये डक्ट वाहिनियों में होता है। दूसरी बात, आंतरिक निषेचन है। आंतरिक क्योंकि शरीर के अंदर, फीमेल के शरीर के अंदर दोनों मतलब निषेचित हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अगर देखिए बाह्य निषेचन क्या होता है? बाह्य निषेचन मान लो ये स्त्री ओवम को छोड़ देती, योनि के माध्यम से बाहर चला जाता। ठीक है, मतलब ऐसे जलीय जीव में होता है, जैसे मेढक होता है। ठीक है, और स्पर्म भी अगर जल में रहता है वो छोड़ देगा, दोनों का पानी में यानी जल में दोनों जो है फ्यूज कर जाए तो उसे हम लोग कहेंगे बाह्य निषेचन। लेकिन यहाँ पे बाह्य निषेचन नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में कौन सा निषेचन होता है, तो हो जाएगा इंटरनल। दूसरी बात, उसी के साथ साथ ये गर्भाशय है, गर्भाशय की वाल होती है। ये देखो, गर्भाशय में 3 वाल होती है। ठीक है, कितनी वाल? 3। देखो, गर्भाशय अंतःस्तर, गर्भाशय पेशी और परिगर्भाशय। ठीक ना, यहां देखिए ये 3 जो है गर्भाशय की वाल होती है। यहां पे अंतःस्तर पे जाएंगे, इंडोमेट्रियम। ठीक है, ये है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और ये है इंडोमेट्रियम। 3 भाग इसके होते हैं। और 3 भाग को जब जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे यहां से इसका विमोचन होता है, गर्भाशय की दीवार में भी क्या होता है? परिवर्तन चालू हो जाता है। कैसे परिवर्तन? हार्मोन्स के कारण। ठीक है,
ये गर्भाशय की एमसी में हम लोग देखेंगे इसको, और इसके डायग्राम साथ में दिया गया है कि जब ये निकल कर इतनी दूर आता है, 2-4 दिन 10 दिन यहाँ पे आ जाता है, तो 10 दिन में इसमें भी परिवर्तन चालू हो जाता है। ठीक है, अब कैसे परिवर्तन, देखो ये जैसे निकल करके आगे बढ़ता है तो जो गर्भाशय की वाल होती है, ये यानी अंतः स्तर वाली, ये मोटी होने लगती है। क्या होने लगती है? मोटी। मोटी इसलिए होती है कि अगर निषेचन होगा तो यहीं पर ये दोनों आकर के अब फ्यूजन हो जाएगा, एक जो सेल बनेगी अब इसके साथ, तो उसे हम लोग जाइगोट कहेंगे। देखो अलग रंग से कर देता हूं, ये हो जाएगा जाइगोट। यही जाइगोट यहीं पे इसकी वाल पे आकर के धस जाती है, समझ, चाहे इधर धस जाए चाहे इधर। ठीक है, इसी वाल में यानी गर्भाशय के अंतः स्तर में आकर के धस जाती है। जैसे ये अंदर धस जाएगी फिर शिशु का निर्माण चालू हो जाता है। ये बात हम लोग जब शिशु निर्माण में आएंगे तब करेंगे, लेकिन अभी आप समझिए इसका पूरे अंगों का अपना अपना जो फंक्शन है, कार्य है, उस बात को समझिए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ये कहता है गर्भाशय का अंतः स्तर किसमें काम करता है, तो कहता है कि मोटी होती है, अगर निषेचन हो गया तो बेबी बनेगा या धस जाएगी। अगर निषेचन कहते निषेचन ना हुआ तो कहता है अगर ये निषेचन नहीं होगा, ये जो साइकिल चल रही है एमसी की, ये निषेचन नहीं होगा तो इसकी वाल टूट जाती है। इसकी वाल क्या होती है बेटा? टूट जाती है। ऐसे इसकी वाल टूट जाती है, और आपको पता वाल में होता है क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं, रुधिर वाहिनियां होती हैं। ये वाल टूट करके हार्मोन्स के कारण टूट जाता है, और टूट करके ब्लीडिंग के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, मतलब 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होता है, तो 3 से 5 दिन तक ये वाल टूट करके निकल जाती है। ठीक है, फिर देखो जैसे 3 से 5 दिन के बाद साइकिल फिर बंद हुई, स्टॉप हुई, तो फिर से इसमें नई नई सेल बनने लगती, फिर से वही सेल बन जाएगी, फिर अगले महीने फिर टूट के निकल जाएगी। तो ऐसे इसका साइकिल चलता रहता है। ठीक, अब देखो, तो अब देखिए यहां पे हमने कहा जो अंतः स्तर गर्भाशय है अंदर वाली, ठीक है, ये एमसी में यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये अपना फंक्शन करती है, अर्थात ये परिवर्तन करती है। दूसरी बात, पेशी स्तर जो होती है, पेशी स्तर का क्या रोल होता है? पेशी स्तर क्या करती है? जब मान लो बच्चा यहाँ पे पलने लगा, ठीक है, तो पल गया तो ये क्या करते हैं? अब बच्चे को बाहर निकलने यानी प्रसव में काम करती है। प्रसव कैसे काम करती है? ये यहाँ ये वाली वाल, ठीक है ना, ये देखो ये वाल, ये वाल कहते हैं बच्चा यहाँ पे परिपक्व हो गया तो बच्चे का जब जन्म होगा तो ये वाल में संकुचन चालू होता है। ऐसे संकुचित होती है तो महिलाओं को रुक रुक करके पीड़ा होती है। इसी के कारण वो हार्मोन्स होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है वगैरह होता है। जब इसको ये संकुचित करता है, बच्चा पुश होता है आगे की ओर, ये निकल जाता है। ठीक है, तो इसका काम होगा क्या काम होगा? प्रसव में। ठीक है, इसका काम अंतः वाली स्तर का काम होगा, इसका काम होगा किसमें? मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, परिगर्भाशय ये ऊपर होती है, सबसे ऊपर होती है। ठीक है, दूसरी बात, अब ये जो भाग है ना, ये उदर भाग में जी, कहां पे? उदर भाग में। महिलाओं का ऐसे लेफ्ट राइट उदर भाग में दोनों तरफ ऐसे होता है। ठीक है, ये फिर जैसे हम लोग आते हैं, देखो मैंने कहा 10 से 12 सेंटीमीटर जो यहाँ इसकी लंबाई होती है। ठीक है, फिर जैसे हम लोग आते हैं, गर्भाशय छूटता है तो गर्भाशय ग्रीवा आता है। क्या आता है? गर्भाशय ग्रीवा आ जाता है। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा, और यहां पे देखिए गर्भाशय ग्रीवा और ये दोनों मिलकर के योनि का कुछ भाग मिलकर के क्या बनाते हैं? इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। क्या? बर्थ कैनाल, यानी बच्चे के जन्म देने वाला एक नाल होता है, इसे बर्थ कैनाल बोलते हैं। सुनिए, तो गर्भाशय ग्रीवा अगला भाग हो जाता है, फिर ग्रीवा नाल बन जाता है, फिर ये इसके नीचे, अब इसके नीचे योनि आ जाती है। ठीक है, इसके आगे योनि होता है। ठीक है, इसके आगे क्या होगा जी? योनि। ठीक है, आगे योनि हो जाएगा। तो ये इतना आपको एकदम बेहतरीन से याद रखना है। देखो ये है अंडाशय, जोड़े में होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये हो जाएगा अंडवाहिनियां या नलिका, देखो ये भी जोड़े में हो जाएगा। गर्भाशय एक रहेगा। ठीक है, गर्भाशय एक रहेगा, ग्रीवा एक रहेगा, और बर्थ कैनाल और योनि एक रहेगा। तो यहां पे इस डायग्राम को आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलिए अगर चलते हैं,
अब इसमें देखिए अगले साइकिल पे अगर हम चले, अब इसमें एक एक फिर से समझ लेना आपको पूरी बात, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जब समझ जाओगे, पहले सुनना, स्ट्रक्चर अगर इसकी संरचना समझ जाएंगे तो इसमें होने वाले जो प्रोसेस है, जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा था कि जो गैमेटोजेनेसिस है उसका भाग पूछा था स्पर्मेटोजेनेसिस, ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और ये कहां पर होता है, मैंने कहा था आपसे, ये नर में होता है अर्थात मेल में होता है। अब मेल के किस भाग में होता है, मैंने आपको बताया विषण में होता है, ठीक है ना, टेस्टिन में होता है। इसी प्रकार महिलाओं में एक प्रोसेस होती है, ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऊजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ऊजेनेसिस क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं अंडजनन, ठीक है ना जी, अंडजनन। अब अंडजनन कहां होता है, यहां पे होता है, अंडाशय में होता है। कहां पे होता है, अंडाशय, ठीक है, ओवरी में होता है। और अंडजनन में क्या निकलता है, ओवम निकलता है। क्या निकलता है, ओवम निकलता है, ठीक है ना, क्या निकलता है, ओवम। ये बात आपको याद रखना, ठीक है, ये बात आपको याद रखना। दूसरी बात फिर आ जाते हैं, अब हम लोग योनि के बाह्य ज्ञानेंद्रिय पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपसे बताया कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, अंडाशय जोड़े में होता है, इसमें ओवम निकलता है, वो एमसीएम बताएंगे, ये प्राथमिक अंग होता है, ठीक है। फिर अंडवाहिनियां है, ठीक है, फिर गर्भाशय है, एक है ग्रीवा है, योनि है, और फिर इसके बाद बाह्य ज्ञानेंद्रियां आ जाती हैं। तो आइए देखते हैं बाह्य ज्ञानेंद्रियां क्या है, ठीक है। बाह्य ज्ञानेंद्रियों में कौन कौन सा भाग आता है, ठीक, और उनका रोल क्या होता है। बहुत सारी चीज इसमें है, जैसे कुछ ऐसा हमारे समाज में कुछ गड़बड़ भ्रांतियां भी चलती रहती है कि वर्जिनिटी का जो आधार माना गया वो हाइमेन मान लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग बाह्य ज्ञानेंद्रियों में ये सारी बात पढ़ेंगे। एनसीईआरटी आपको साफ साफ लिखा कि जो इसका आधार होता है वो हाइमेन नहीं हो सकता है। तो बाह्य ज्ञानेंद्रिय में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए आप, बाह्य ज्ञानेंद्रिय कुछ ऐसी होती है ना, ठीक। सुनिए, ये बाह्य ज्ञानेंद्रिय में आएंगे। बाह्य ज्ञानेंद्रिय में ये जो होता है, यहाँ पे रोम होता है, और ये भाग जो होता है ये वसा का बना होता है, कहेगा वसा का, ठीक है ना, किसका बना होता है, वसा का, ठीक है। ये फूला हुआ भाग होता है, ये वसा का बना होता है, आपको यहां देखना। दूसरी बात, जब हम लोग इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए दो वलय है, ठीक है ना, दो वलय है, ध्यान से सुनना, दो वलय, और मैं बना देता हूं, और देख लीजिए ऐसे कुछ भाग होते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ भाग होते हैं और ऐसे कुछ भाग होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे देखिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो भाग है ये दो वलय है, जिसे हम लोग बृहद भागोष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुनना, बृहद भागोष्ठ, भागोष्ठ, और एक होता है ये नीचे वाला लघु भागोष्ठ, लघु भागोष्ठ, ठीक है ना, बृहद और लघु। यहां पे जब हम आएंगे योनि वाले भाग में, यहां पर होता है एनस, ठीक है ना, एनस यानी गूदा बोलते हैं, ठीक। यहां पे जब हम लोग आएंगे, यहां पे देखिए वसी भाग के दूसरा जो भाग है बृहद भागोष्ठ होता है। क्या होता है, और बृहद भागोष्ठ जो होता है ये जो होता है रोम युक्त होता है, इसमें भी रोम यानी बाल पाए जाते हैं, ठीक है ना, रोम युक्त होता है, ठीक। ये एक वलय होती भैया, ये एक रिंग होती है, ऐसे ये एक रिंग होती है, ठीक है। दूसरी बात, फिर जो लघु भागोष्ठ है उसके बाद पाई जाती, उसके अंदर पाई जाती है, ये भी एक वलय है,
जिसमें रोम नहीं होते हैं। यहां पे कह देंगे कि इसमें रोम नहीं होते हैं। किसमें नहीं होते हैं? लघु भगोष्ठ में। ठीक है। तीसरी बात देखिए, यहां पर एक भाग होता है, ठीक है, यहां पर एक भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं मूत्र मार्ग। ठीक है ना, मूत्र मार्ग, ये मूत्र मार्ग होता है। ठीक है। यहां पे जो होता है ये वाला भाग जो होता है ये हाइमेन होता है। क्या होता है? हाइमेन। देखिए अब हाइमेन पे मैंने बात किया था कि वर्जिनिटी हाइमेन पे लेकर के लोग बात करते हैं। तो ये वाले जो भाग होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्त्रियां या लड़कियां क्या करती हैं कि साइकिल चलाते समय या खेल कूद करते समय ये भाग जो होता है हाइमेन जो होता है ये जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, फट जाती है। ठीक है ना। अधिकांश ये बताया जाता है कि पहले संभोग के समय ये हाइमेन फटता है, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं ना, मतलब कि ये खेलते कूदते समय भी फट सकती है। इसलिए एनसीईआरटी ने साफ साफ बताया कि हाइमेन को लेकर के कोई भी वर्जिनिटी को नहीं बता सकता है। ठीक है। चलिए दूसरी बात जो होती है, इसके अंदर जो होता है योनि छिद्र होता है। क्या होता है यहाँ पे? योनि छिद्र। ठीक है, योनि छिद्र होता है। ठीक है, योनि छिद्र भैया। ठीक, ये भाग होता है। तो ये बाह्य जननेंद्रिय में आती है। किस में आती है? और इस यहाँ पे ये भग शेष होता है। क्या होता है? भग शेष। ठीक है, भग शेष होता है। ठीक, ये बात आपको समझना है। ये जो भगशेष है ये उत्तेजित अंग होता है। ठीक है ना, ये बहुत एक्साइटेड अंग, स्त्री का सबसे एक्साइटेड अंग यही होता है। तो ये बाह्य जननेंद्रिय में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक वसी भाग जो होता है। ठीक है, दूसरा बृहद भगोष्ठ, एक रिंग होती है, फिर उसके अंदर भी एक रिंग होती है जिसे लघु भगोष्ठ कहते हैं। आप कहते हैं इनका फंक्शन क्या है सर? इनका फंक्शन क्या है? बात समझिए, इनका फंक्शन ये है कि ये क्या करें प्रोटेक्शन का काम करती है। ये क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। एक बात समझिए, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, अर्थात किसी भी प्रकार का, ठीक है, बाह्य बैक्टीरिया वायरस से संक्रमण करते हैं। और साथ ही साथ इसमें कुछ तली और एंजाइम सिक्रेट होते रहते हैं ताकि शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस प्रवेश ना कर पाए। तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है। और यहाँ पे मूत्र छिद्र होता है और योनि छिद्र होता है, दो होते हैं, हाइमेन होता है, लघु भगोष्ठ में रोम नहीं होते हैं। बस इतनी से आपको बात बाह्य ज्ञानेंद्रिय में समझना है। अगला देखिए, अगला क्या है यार? देखो स्तन ग्रंथियां। क्या है? स्तन ग्रंथि। ठीक है ना। अगला पार्ट आपका आ जाएगा स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां देखिए, इसमें कहता है स्तन ग्रंथियां क्या होता है? ये पूरा वसी होता है। यानी जैसे पुरुष में कहता है कि पुरुष में स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं होता, महिलाओं में होता है स्तनधारी दोनों प्राणी हैं। ठीक है ना। लेकिन परंतु यहां पे कहता है ये वसी भाग जो होता है हार्मोन्स के कारण इनका स्तन विकसित हो जाता है, वो हार्मोन्स के कारण होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि पुरुष में दाढ़ी होती है स्त्रियों में नहीं होती, वो कौन सा कारण है, वो कौन सा हार्मोन्स होता है? तो आप बताएंगे सर टेस्टोस्टेरोन होता है ना। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है सर। ये बात आपको समझ है ना, टेस्टोस्टेरोन भाग होता है। तो यहां देखिए ये वसी भाग होता है, यहां पे पूरा फैट यानी वसा भरा होता है। दूसरी बात देखिए, इसमें स्तनपाली होता है। ठीक है, स्तनपाली छोटे छोटे ये स्तनपाली, बहुत सारे स्तनपाली होते हैं। ठीक है ना, ऐसे स्तनपालियां होती। ठीक, अब स्तनपाली जो होता है फिर वो उसके अंदर क्या होता है? स्तन कूपिका, स्तन पाली के अंदर स्तन कूपिका पाई जाती है। ये स्तन जो कूपिका है एकदम ऐसे एकदम वलेड होगा, एकदम सिकुड़े रहेगा। तीसरी बात, अब ये स्तन कूपिका जो है एक डक्ट में ऐसे डक्टों में खुलती चली जाएगी, यानी बहुत सारे डक्ट नलिका ऐसे खुलेगी। जो स्तन कूपिका है ना जी, इसी में दुग्ध बनता है। किसमें बनता है? स्तन कूपिका में ही दुग्ध बनता है। ठीक है,
अब आगे देखिए, ये सब इकट्ठा होकर के ये एक ही डक्ट बना लेगी। ध्यान से सुनना, इकट्ठा होकर के एक ही डक्ट बना लेगी। इस फूले वाले भाग को एम्पूला बोलते हैं। और ये जो आगे चलता है, जब बहुत सारी डक्ट इकट्ठा हो जाती है तो इसे हम तुम्बिका बोलते हैं। फिर अंत में दुग्ध वाहिनी, ये सभी, मतलब मैंने कहा कहां पे दुग्ध बनता है, स्तन कूपिका में, है ना। स्तन कूपिका से बन करके यहां तक दुग्ध वाहिनियों में आ जाएगा। जो ऊपरी भाग होता है, जो ऊपरी कैप नुमा, टोपी नुमा होता है, उसे हम लोग चूचुक बोलते हैं या स्तनाग्र बोलते हैं या निप्पल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चूचुक या निप्पल के नाम से जानते हैं। और अंत में यही निप्पल के द्वारा दुग्ध का क्या होता है, श्रावण होता है। ठीक है, इधर आ जाएंगे। ये जो है, ये जो भाग है, ये जो है, ये आप समझ लीजिए, यहां पे ये वाला भाग, ठीक है, सीने वाला भाग होता है। ठीक है, यहां से वसा होता है और इसमें कई लेयर होती है। जो लेयर होती है वो बहुत सारे ऊतक होते हैं। क्या होते हैं, ऊतक बहुत सारी इसमें पाई जाती है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और ये जो आपको छोटा छोटा ये दिखाया जाए ना, वक्ष भाग, ठीक, वक्ष जो सीना वाला भाग होता है उसे हम लोग वक्ष भाग बोलते हैं। जैसे हमारा शरीर कई खंडों में बटा है, यहाँ पे सिर हो गया, यहाँ से जो निगल द्वार, हलक बोलते हैं, हलक से लेकर के यहाँ तक डायफ्राम तक जो होता है वक्ष भाग होता है, थोरैक्स इंग्लिश में बोलते हैं। फिर नीचे उदर भाग होता है। ठीक है, तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ऐसे ऐसे, ये होता है पसलियां, यानी जो ऐसे काट के देखा तो ये पसलियां होती है। ठीक है, ये क्या होती है, पसलियां होती है। तो ये इसका आगे भाग दुग्ध श्रावण का काम करता है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। कभी कभी महिलाओं में क्या होता है कि, अब देखो दो क्वेश्चन कैसे, कि बच्चे के जन्म से पहले दुग्ध का श्रावण नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है? अगर स्तन ग्रंथियां हैं, उसमें सारे भाग हैं, तो दुग्ध का श्रावण होना चाहिए, क्यों नहीं होता? तो उसका क्या कारण है? और कभी कभी किसी स्त्रियां क्या होती है, जब बच्चे को जन्म दे देती हैं उसके बाद भी दुग्ध का श्रावण नहीं होता है, बहुत कम होता है, ये तो नहीं होता। उसका क्या कारण है? ठीक है, चलो, तो उसका क्या कारण है वो आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। और फिर उसके नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं खुद बताऊंगा कि कौन सा कारण। और मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, कुछ हार्मोन्स होते हैं और हार्मोन्स का आप नाम बताइएगा। ओके, चलिए आज की क्लास इतने हैं। सबको बाय बाय।